हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार। एक बार फिर से नीट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सेमेस्टर 1 सेशन 2022 से 26 वालों के लिए CC3 यानी हेल्थ एंड वेलनेस, योगा एजुकेशन एंड स्पोर्ट एंड फिटनेस का VBA इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि इस बार सेमेस्टर 1 में लगभग सभी स्टूडेंट को सेम पढ़ना है। तो चलते हुए हम लोग आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आज का प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा की परिभाषा देते हुए उसके उद्देश्य बताएं। अथवा में यही प्रश्न आ सकता है, शारीरिक शिक्षा व्यक्ति का संपूर्ण विकास कैसे करती है, समझाएं। और इसके अलावा यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि शारीरिक शिक्षा के महत्व एवं आवश्यकता को विस्तार से समझाइए। तो ये सभी क्वेश्चन अलग अलग है, ठीक है, मतलब घुमा फिरा के दिया हुआ, लेकिन जो इसका आंसर होगा वह सेम होगा। तो आज के वीडियो में हम लोग इसी के आंसर के बारे में बात करने वाले हैं। और एग्जाम की दृष्टि से यह क्वेश्चन बहुत VBA इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे जल्दी से तैयार कर लीजिए। तो चलते अब हम लोग समय को बर्बाद किए बिना इसका उत्तर देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे शारीरिक शिक्षा की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। आप शारीरिक शिक्षा की परिचय भी दे सकते हैं, तो आपका जो मर्जी वह लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिखे शारीरिक शिक्षा की परिभाषा। तो इसे हम लोग देखते हैं। शिक्षा की एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एक अच्छा स्वास्थ्य तथा एक अच्छे चरित्र का निर्माण हो सके, जिससे वह अपने समाज के विभिन्न पक्षों में अपना एक योगदान दे सके, शारीरिक शिक्षा कहलाता है। तो शारीरिक शिक्षा क्या होता है? एक ऐसी प्रक्रिया होता है जिसके द्वारा व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा उसमें एक अच्छा स्वास्थ्य और एक अच्छे चरित्र का निर्माण होता है, जिससे वह अपने समाज में विभिन्न पक्षों में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देता है, शारीरिक शिक्षा कहलाता है, ठीक है। आगे हम लोग इसी में देखते हैं। दूसरे शब्दों में शरीर की सारी शिक्षाओं को देना ही शारीरिक शिक्षा कहलाता है। तो हम लोग यहाँ देखें कि शरीर की सारी शिक्षाओं को देना ही शारीरिक शिक्षा है। तो आप इसे समझ गए होंगे शारीरिक शिक्षा की परिभाषा को, ठीक है। मतलब कोई भी व्यक्ति जो इस दुनिया में आया है उसमें एक अच्छा शारीरिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा, एक अच्छा स्वास्थ्य रहेगा तथा एक अच्छा चरित्र होगा, मतलब वह बड़ों का सम्मान करेगा, आदर करेगा, उसमें ऐसी भावना होगा कि वह समाज के किसी भी पक्ष में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकेगा। इसी को शारीरिक शिक्षा कहा जाएगा, ठीक है, इसी को शारीरिक शिक्षा कहा जाएगा। जब किसी व्यक्ति में ये सारे गुण आ जाएगा तो उसे ही शारीरिक शिक्षा कहा जाएगा, ठीक है। तो इसे आप समझ गए होंगे। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग। आगे इसी में दिया हुआ है, अतः इसे देखते हुए कुछ प्रमुख विद्वानों ने शारीरिक शिक्षा की निम्न परिभाषाएं दी है। तो कुछ विद्वानों ने शारीरिक परिभाषा की निम्न परिभाषाएं दी है, ठीक है, मतलब अलग अलग तरीके से अपने विचार प्रस्तुत किए हैं शारीरिक शिक्षा के प्रति, ठीक है। तो उसी को हम लोग देखेंगे। तो चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट की ओर। तो एक नंबर में हमारा है R. कैसिडी के अनुसार। तो R. कैसिडी के अनुसार देखते हैं, शारीरिक शिक्षा मनुष्य के भीतर उन परिवर्तनों का समूह है जो गति भरे अनुभव द्वारा होती है। तो R. कैसिडी के अनुसार शारीरिक शिक्षा मनुष्य के भीतर यानी मनुष्य के अंदर परिवर्तनों का समूह है जो गति भरे अनुभव द्वारा होती है, ठीक है। तो यह R. कैसिडी के अनुसार है, तो इसे नोट कर लीजिए। दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा हमारा है J.F. विलियम्स के अनुसार, शारीरिक शिक्षा मनुष्य द्वारा चयनित गतिविधियां, उनके प्रकार एवं उनसे प्राप्त परिणामों का योग है। तो J.F. विलियम का मानना है शारीरिक शिक्षा मनुष्य द्वारा चयनित गतिविधियां, उनके प्रकार एवं उनसे प्राप्त परिणामों का योग है। तो इसे समझ गए होंगे। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। और तीसरा विद्वान हमारा है J.B. नेस के अनुसार। J.B. नेस के अनुसार शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा का एक भाग है जिसका संबंध मांसपेशियों की क्रियाओं के साथ है। तो जो J.B. नेस है, ठीक है, उनका मानना है शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा का एक भाग है जिसका संबंध मांसपेशियों के क्रियाओं के साथ है या साथ होता है, ठीक है। तो ये तीसरा विद्वान है, इसे नोट कर लीजिए। इन परिभाषाओं को आप जरूर याद करके रखिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में यदि लिख देते हैं इस तरह से ना तो आपको अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। अगला पॉइंट हम लोग देंगे शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य। तो एक नंबर में हमारा है शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शारीरिक विकास करना यानी फिजिकल डेवलपमेंट करना। तो इसे हम लोग देखते हैं। शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य शारीरिक विकास करना है। शारीरिक क्रियाओं से मांसपेशियां ठीक होती है, रक्त का बहाव ठीक होता है तथा पाचन शक्ति मजबूत होती है। इस प्रकार से व्यक्ति काफी लंबे समय तक स्वस्थ रह सकता है, ठीक है, या ठीक रह सकता है। शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है?
शारीरिक विकास करना है। शारीरिक क्रियाओं से मांसपेशियां ठीक होती है, मतलब हमारी मांसपेशियां जो होती है वो मजबूत होता है, रक्त का बहाव जो होता है वह ठीक होता है तथा पाचन शक्ति मजबूत होती है, मतलब हम कुछ खाते हैं तो उसे आसानी से पचाया जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार से व्यक्ति काफी लंबे समय तक स्वस्थ रहता है। तो यह हमारा पहला उद्देश्य हो गया, शारीरिक शिक्षा का पहला उद्देश्य शारीरिक विकास यानी फिजिकल डेवलपमेंट। तो इसे नोट कर लीजिए। दूसरा उद्देश्य हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देंगे मानसिक विकास, मतलब शारीरिक विकास का मुख्य उद्देश्य मानसिक विकास करना है, मेंटल डेवलपमेंट। तो इसे हम लोग देखते हैं। शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी काफ़ी जरूरी है। शारीरिक क्रियाओं से मानसिक संतुलन बना रहता है। इसका अच्छा उदाहरण खेल है, क्योंकि जब तक व्यक्ति का मानसिक संतुलन अच्छा नहीं होगा तब तक वह एक अच्छा खिलाड़ी नहीं बन सकता है। अतः शारीरिक शिक्षा मानसिक विकास के लिए उचित वातावरण पैदा करती है। तो जो मानसिक विकास होता है, यदि किसी व्यक्ति के आसपास मतलब वो व्यक्ति तनाव भरा में रहता है, डिप्रेशन में रहता है, तो शारीरिक क्रियाओं के द्वारा उसे दूर किया जा सकता है। मतलब उसका शारीरिक क्रियाओं के द्वारा उसका जो मानसिक संतुलन रहता है वह बना रहता है, कभी भी नेगेटिव विचार मन में नहीं आता है। ठीक है, मतलब उसके अंदर एक ऊर्जा समाहित हो जाता है और वह किसी भी कार्य को अच्छी तरह से करने की मतलब ठान लेता है। ठीक है, कितने भी तनाव आ जाए वह उन सारी परेशानियों को आराम से झेल पाता है। ठीक है, तो क्या होता है, इसका जो मानसिक विकास का अच्छा उदाहरण क्या है, खेल है। किसी व्यक्ति में यदि अच्छा मानसिक विकास नहीं है तो वह कभी भी अच्छा खिलाड़ी नहीं बन सकता है, क्योंकि खेल जो होता है उसमें बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, तो जो शारीरिक शिक्षा हो गया, इसके द्वारा एक मानसिक विकास के लिए उचित वातावरण पैदा होता है, मतलब इससे मानसिक विकास काफी हद तक बना रहता है। ठीक है, तो इसे समझ गए होंगे, इसे आप नोट कर लीजिए। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देंगे सामाजिक विकास, मतलब शारीरिक विकास का जो मुख्य उद्देश्य है वह सामाजिक विकास करना यानी सोशल डेवलपमेंट करना है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे समाज में मिलजुल कर रहना पड़ता है। शारीरिक शिक्षा के द्वारा व्यक्ति विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। यह सामाजिक एकता को बढ़ावा देता है, उनमें नैतिकता का विकास करती है। इससे व्यक्ति मिलकर रहते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं। तो जो शारीरिक शिक्षा है उसके द्वारा सामाजिक विकास होता है यानी सोशल डेवलपमेंट होता है। मतलब जो मनुष्य होता है, व्यक्ति होता है, वह एक सामाजिक प्राणी है, मतलब मैन इज सोशल एनिमल। ठीक है, तो वह समाज में मिलजुल कर रहता है और शारीरिक शिक्षा के द्वारा व्यक्ति विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेता है। तो यदि इस व्यक्ति में शारीरिक शिक्षा का विकास हुआ है ना, तो वह किसी भी समाज के कोई भी कार्य में आसानी से भाग लेगा, मतलब समाज के प्रति अच्छे कार्य करने की उसमें क्षमता उत्पन्न होगी। ठीक है, यह सामाजिक एकता को बढ़ावा देता है। तो यदि हम समाज के प्रति काम करेंगे तो हमें सामाजिक एकता बढ़ेगा, उसमें नैतिकता का विकास होती है। मतलब समाज में जितने भी बड़े व्यक्ति हैं उसमें मतलब उन लोगों को हम आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, तो इससे हमारे अंदर एक अच्छा आचरण का विकास होगा और नैतिकता का विकास होगा। तो जो शारीरिक शिक्षा है उससे सामाजिक विकास होता है, तो इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। चौथा उद्देश्य हमारा है संवेगात्मक या भावनात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। तो शारीरिक शिक्षा के द्वारा यदि कोई व्यक्ति इमोशनल होता है तो उसे कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, शारीरिक शिक्षा के द्वारा उसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसे हम लोग देखते हैं। शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ व्यक्ति भी कभी कभी भावुक हो जाता है, इससे व्यक्ति कमजोर होने लगता है। अतः शारीरिक विकास कई ऐसे अवसर प्रदान करती है जिससे उनमें भावनात्मक या संवेगात्मक विकास होता है और व्यक्ति अपनी भावनाओं पर काबू रखना सीखती है। तो जो संवेगात्मक या भावनात्मक होता है ना, मतलब इसका मीनिंग जो है ना इंग्लिश में उसे इमोशनल कहा जाता है। तो यदि कोई व्यक्ति शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ भी है ना, तो फिर भी उसके जीवन में बहुत सारे की इस तरह की कठिनाई आ जाता है कि उसे भावुक होना पड़ता है, मतलब इमोशनल होना पड़ता है, रोने लगता है। ठीक है, तो इससे व्यक्ति कमजोर होने लगता है, उसके अंदर कमजोरी उत्पन्न हो जाता है। हम तभी रोते हैं जब हमें कमजोरी महसूस होता है अथवा किसी चीज़ का दुख होता है। ठीक है, तो इससे हम कमजोर हो जाएंगे। अतः शारीरिक विकास कई ऐसे अवसर प्रदान करती है जिससे उसमें भावनात्मक या संवेदनात्मक विकास होता है। तो शारीरिक शिक्षा के द्वारा जो इमोशनल होता है उसे कंट्रोल किया जा सकता है और व्यक्ति अपनी भावना पर काबू रखना सीखती है। तो यदि हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई भी बड़ी घटना हो जाए, दुर्घटना हो जाए, ठीक है, हम भावुक होंगे, कुछ देर के लिए भावुक होंगे, लेकिन शारीरिक शिक्षा के द्वारा इसे फिर से मजबूत बनाया जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो शारीरिक शिक्षा है उसके द्वारा संवेगात्मक या भावनात्मक विकास होता है। तो यह हमारा था चौथा उद्देश्य, इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले उद्देश्य की ओर।
पांचवा उद्देश्य हमारा है सांस्कृतिक विकास, कल्चरल डेवलपमेंट। शारीरिक शिक्षा संबंधित खेलों के दौरान कई बार विभिन्न संस्कृतियों के व्यक्ति या खिलाड़ी आपस में मिलते हैं। इससे एक दूसरे के रीति रिवाजों, परंपराओं और जीवन शैली के बारे में पता चलता है, जिससे सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा मिलता है। तो जो शारीरिक शिक्षा होता है, ये हम लोग आराम से समझते हैं। शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत खेल को काफ़ी महत्व दिया जाता है। तो खेल खेलने के दौरान यदि हम किसी अन्य समाज के लोगों से खेल संबंधित मतलब क्रियाएं करते हैं, मैच ही लेते हैं, मतलब क्रिकेट का मैच लेते हैं, ठीक है। तो यदि हम एक समाज के व्यक्ति क्रिकेट का मैच ले रहे हैं दूसरे समाज से, ठीक है, तो दोनों समाजों का जो संस्कृति होगा वह अलग अलग होगा। तो खेल के द्वारा हमें क्या होगा, दोनों संस्कृतियों का विकास होगा, उनके रीति रिवाज के बारे में पता चलेगा, खान पान के बारे में पता चलेगा, रहन सहन के बारे में पता चलेगा, ठीक है। तो इससे जो होता है शारीरिक शिक्षा के द्वारा कहीं ना कहीं जो होता है ना, सांस्कृतिक विकास का आदान प्रदान होता है, संस्कृतियों का आदान प्रदान होता है। मतलब हमारे संस्कृति के बारे में वे लोग जान जाएंगे और उनका संस्कृति के बारे में हमें कुछ ना कुछ जरूर पता चलेगा। तो शारीरिक शिक्षा के द्वारा कहीं ना कहीं सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए, यह हमारा था शारीरिक शिक्षा का पांचवा उद्देश्य, सांस्कृतिक विकास, कल्चरल डेवलपमेंट। चलते हैं छठे उद्देश्य की ओर। शारीरिक शिक्षा का छठवां उद्देश्य हमारा है चरित्र या नैतिक का निर्माण। मतलब शारीरिक शिक्षा चरित्र या नैतिक का निर्माण करती है, कैरेक्टर और मॉरल डेवलपमेंट, ठीक है। कैरेक्टर और मॉरल डेवलपमेंट होता है। तो इसे हम लोग समझते हैं, शारीरिक शिक्षा एक अच्छे चरित्र या नैतिक का निर्माण करती है, क्योंकि शारीरिक शिक्षा खेलकूद के माध्यम से खेल के नियमों का पालन करना, आगे देखते हैं, खेलों में आपसी तालमेल बनाना, हार व जीत में संयम रखना तथा एक दूसरे के आदरों का पालन करना, कई नियमों को मानना पड़ता है। इससे उनमें एक अच्छे चरित्र का विकास होता है। तो जो शारीरिक विकास है या शारीरिक शिक्षा है, ठीक है, उसके द्वारा चरित्र या नैतिक का निर्माण होता है। शारीरिक शिक्षा में खेलों को काफ़ी महत्व दिया जाता है। खेलों के द्वारा जो हमारा शारीरिक शिक्षा होता है वह काफ़ी हद तक बना रहता है, ठीक है। तो खेलों में हमें बहुत सारे नियमों को पालन करना पड़ता है। आपसी तालमेल, खेलों में आपसी तालमेल बनाना पड़ता है। हार व जीत में संयम रखना पड़ता है, ठीक है। मतलब यदि कोई व्यक्ति खेल में हार जाता है तो उसे संयम रखना पड़ता है। संयम का मतलब यह है कि उसे लगता है कि इस बार नहीं जीत पाए तो अगली बार जीत जाएंगे। तो मतलब भावुक नहीं होता है, हार जाता है तो भावुक नहीं होता है, वह संयम रखता है कि इस बार हार गए तो अगली बार जीत जाएंगे। तथा एक दूसरे के आदर का पालन करता है। तो खेलों में क्या होता है, व्यक्ति को या खिलाड़ी को जहां मतलब जो नियम का पालन करने को कहा जाता है उस नियम को मानना पड़ता है, अन्यथा वह खिलाड़ी नहीं रहेगा। इससे उसमें एक अच्छे चरित्र का विकास होता है। तो शारीरिक शिक्षा के द्वारा कहीं ना कहीं एक चरित्र या नैतिक का निर्माण होता है, एक अच्छे चरित्र या नैतिक का निर्माण होता है। तो इसे नोट कर लीजिए, छठे पॉइंट को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो शारीरिक शिक्षा का सातवां पॉइंट हमारा है एक अच्छे स्वास्थ्य का विकास। मतलब जो शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है वह एक अच्छे स्वास्थ्य को बनाना है, डेवलप ए गुड हेल्थ। शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य एक अच्छा स्वास्थ्य निर्माण करना है। खेलों के द्वारा व्यक्ति में सभी प्रकार की शारीरिक क्रियाएं होती रहती है, जिससे उनका स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है और वे बीमारियों से दूर भागे रहते हैं। तो जो शारीरिक शिक्षा होता है उसमें खेलों को काफ़ी महत्व दिया जाता है, मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है। तो खेलों के द्वारा क्या होता है, व्यक्ति में सभी प्रकार की शारीरिक क्रियाएं बनी रहती है, जिससे उनका स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है और वे बीमारियों से दूर भागे रहते हैं। तो खेल खेलने से हमें बहुत सारी क्रियाएं होती रहती है जिससे हम स्वस्थ रहते हैं, मतलब और आने वाली बीमारी होता है ना, या हम बीमार नहीं पड़ते हैं। तो इससे हमें एक अच्छा स्वास्थ्य का विकास होता है, मतलब एक गुड हेल्थ का निर्माण होता है, एक गुड हेल्थ का निर्माण होता है, एक अच्छे स्वास्थ्य का निर्माण होता है। तो शारीरिक शिक्षा का यह हमारा सातवां उद्देश्य था, आप इसे समझ गए होंगे। चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट की ओर। तो यदि एग्जाम में आपको शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य के बारे में आएगा तो आपको अंत में निष्कर्ष लिख देना है, ठीक है। तो निष्कर्ष लिखने के बाद हम लोग इसमें लिखेंगे, उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि शारीरिक क्रियाओं के द्वारा व्यक्ति में विभिन्न प्रकार के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और एक चरित्र का निर्माण करती है। इससे उनका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा बना रहता है और उनमें सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती रहती है। तो यह हम लोग आराम से समझते हैं। निष्कर्ष लिखने के बाद जितना भी हम लोग ऊपर में देखें उद्देश्य, ठीक है, उसी से रिलेटेड हमें मतलब 4 पॉइंट लिख देना है। उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद इसमें लिखना है, शारीरिक क्रियाओं के द्वारा व्यक्ति में विभिन्न प्रकार के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और एक अच्छे चरित्र का निर्माण होता है। इससे उनका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा बना रहता है और उसमें सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती रहती है।
तो इस प्रकार से आप निष्कर्ष लिख दीजिएगा। निष्कर्ष लिखने से अच्छा मार्क्स मिलता है। तो शारीरिक शिक्षा की मतलब जो रहेगा उद्देश्य के बारे में आएगा तभी आप निष्कर्ष लिखिएगा, ठीक है। अभी वीडियो अंत नहीं हुआ है, आगे हम लोग महत्व और आवश्यकता को समझेंगे, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट हमारा है शारीरिक शिक्षा की आवश्यकताएं। तो इसे समझते हैं। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, सांस्कृतिक, चरित्र तथा एक अच्छे स्वास्थ्य के निर्माण के लिए शारीरिक शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। इसके अलावे शारीरिक अंगों के विकास के लिए खेल व तैराकी, कुश्ती, अपनी रक्षा करने, फुर्तीला बनाने तथा मनोरंजन के लिए शारीरिक शिक्षा बहुत आवश्यक है। तो जो शारीरिक शिक्षा है मतलब मानसिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए, संवेगात्मक अथवा भावनात्मक विकास के लिए, तो सांस्कृतिक, चरित्र और एक अच्छे स्वास्थ्य के निर्माण के लिए जो शारीरिक शिक्षा है उसकी बहुत आवश्यकता है, ठीक है। इन सारी क्रियाओं को करने के द्वारा व्यक्ति रोगों से मुक्त रहता है। इसके अलावा शारीरिक अंगों के विकास के लिए खेल व तैराकी, कुश्ती, अपनी रक्षा करने, फुर्तीला बनाने तथा मनोरंजन के लिए शारीरिक शिक्षा बहुत आवश्यक है। तो यह था शारीरिक शिक्षा की आवश्यकताएं। मतलब शारीरिक शिक्षा की क्या आवश्यकताएं हैं, तो आप इसे समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम लोग इसके महत्व को समझते हैं। तो अगला पॉइंट हम लोग देंगे शारीरिक शिक्षा के लाभ अथवा महत्व। मतलब शारीरिक शिक्षा के क्या लाभ होते हैं अथवा क्या महत्व होते हैं। तो एक पॉइंट में हम लोग देंगे, यह शरीर और मस्तिष्क को स्वस्थ और मजबूत बनाती है। जो शारीरिक शिक्षा वह क्या करता है, शरीर को मजबूत और मस्तिष्क को स्वस्थ बनाती है, ठीक है। शरीर इससे हमारा हष्ट पुष्ट होता है और मस्तिष्क जो होता है वह काफ़ी मजबूत बन जाती है, मतलब स्वस्थ बन जाता है। हमें सभी प्रकार का जो नॉलेज रहता है आने लगता है, ठीक है। और अच्छा जो हमारा मानसिक संतुलन रहता है वह बना रहता है। दूसरा पॉइंट हमारा है, इसके द्वारा स्फूर्ति, आनंद व ऊर्जा उत्पन्न होती है या ऊर्जा प्राप्त होती है। तो जो शारीरिक शिक्षा है इससे क्या होता है, हमें फुर्ती आता है, ठीक है। हमें किसी भी काम करने के लिए हम एक्टिव हो जाते हैं तुरंत से, हमें खुशी मिलती है और हमारे अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है, ताकि हम किसी भी कार्य को आराम से कर सकें। तीसरा पॉइंट हमारा है, हार व जीत के द्वारा खुद पर नियंत्रण व अनुशासन का गुण उत्पन्न करती है। तो यदि हम खेलों में हार जाते हैं अथवा जीत जाते हैं तो खुद पर नियंत्रण व अनुशासन का गुण उत्पन्न करती है। चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट हमारा है, नैतिक मूल्यों जैसे सहयोग, दृढ़ता, संयम आदि का विकास होता है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि खेलों में संयम हमें रखना पड़ता है, ठीक है। हार व जीत में संयम रखना पड़ता है। और नैतिक मूल्यों मतलब इससे हमारे जो नैतिक मूल्य होता है, किसी का सहयोग करना होता है, ठीक है, दृढ़ता होता है। तो कहीं ना कहीं जो है ना शारीरिक शिक्षा के द्वारा इन सभी का विकास होता है। तो यह चौथा लाभ था। चलते हैं पांचवें लाभ की ओर। पांचवा लाभ हमारा है, शारीरिक शिक्षा के द्वारा समय के सदुपयोग की प्रेरणा मिलती है। तो शारीरिक शिक्षा के द्वारा समय की बचत की जाती है, समय का सदुपयोग किया जाता है, ठीक है। इससे समय को बर्बाद नहीं किया जाता है। तो शारीरिक शिक्षा के महत्व को आप समझ गए होंगे या क्या क्या लाभ है, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और चैनल में नहीं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी की नोट्स भी जल्दी इस चैनल में अपलोड हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।